हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू शटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पराक्रम दिवस के बारे में। और यह अभी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 23 जनवरी को हम लोगों ने अभी पराक्रम दिवस मनाया है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का 126वां पुण्यतिथि था। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या क्या उन चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या क्या हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट बन सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए पॉइंट पे आते हैं। तो ये खबरों में क्यों है इसके बारे में समझते हैं। तो जो पराक्रम दिवस है 23 जनवरी 2023 को मनाया गया। इस अवसर पे अंडमान और निकोबार के 21 द्वीप जो हैं उनका नामकरण किया गया। और वो नामकरण किसके नाम पे किया गया? वो है जो परमवीर चक्र जो विजेता है, जो पुरस्कार विजेता हैं, उनके नामों पे इनका नाम रखा गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेताजी का स्मारक, नेताजी को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया जाएगा। जो ये मेमोरियल है, नेताजी मेमोरियल है, वो बनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पे। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जयंती पर ये जो पराक्रम दिवस है मनाया गया। अब द्वीपों का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है? जैसे आप देख रहे होंगे आजकल कई सारे स्टेशनों के नाम चेंज किए जा रहे हैं, कई सारे प्लेसेस के नाम चेंज किए जा रहे हैं, कई सारे रोड्स के नाम चेंज किए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा ये एक मौसम चल रहा है नाम चेंज करने का। लेकिन इसका क्या पर्पज है इसको पहले समझ लेते हैं। वो तो अदर बात हो गई, आप इसके बारे में खुद भी समझ सकते हैं कि क्या रीजंस है। लेकिन द्वीपों का नेम जो चेंज किया गया है, जो आइसलैंड का नेम चेंज किया गया है, उसके बारे में समझते हैं। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम वाले द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्थल होंगे। जो भी आइसलैंड है जिनका नाम परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे रखा जाएगा, तो वो प्रेरणा स्थल होंगे। जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमारी, उनसे सीखेंगी, उनसे समझेंगे कि हाँ इन्होंने क्या क्या किया था। वो क्वेश्चन करेंगे अपने बड़ों से, या फिर जो भी अगर वयस्क हैं या फिर जो एडल्ट हैं वो भी इनको समझने के लिए अपना ट्राई करेंगे, गूगल करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। उनको एक जानने के लिए एक एक जिज्ञासा पैदा करेगा ऐसा नाम रखना। और ये प्रेरणा का भी कार्य करेगा आगे बढ़ने के लिए और हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए। तो लोग अब भारत के इतिहास के जानने के लिए अंडमान भी आ रहे हैं। यानी कि जब ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऐसे नाम रखे जा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीपों में, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे और बाकी जो ये जो विजेता है परमवीर चक्र के, उनके नाम पे, तो सभी लोग जानने की इच्छा रखते हैं कि ऐसा क्या है। तो इस वजह से वहां पे टूरिज्म जो सेक्टर है वहां पे बूम कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। ये सारे भी उद्देश्य हैं। उसके बाद परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के दौरान जमीन पर, समुद्र में या हवा में वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता रहा है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि परमवीर चक्र अपने आप में बहुत ही स्पेशल अवार्ड है। और ये जिनको जिनको दिया गया उनके नाम पे अगर कोई आइसलैंड का नाम रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही प्रेरणादायी रहेगा। इसका उद्देश्य भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, यानी कि एक ट्रिब्यूट देना हुआ है इन जो इंडियन हीरोज हैं, जैसे इन्होंने हमारे देश के लिए इतनी सेवाएं की हैं। तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पे, एक ट्रिब्यूट के तौर पे ये किया जाएगा। जिनमें से कई ने भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोपरि बलिदान दिया है। जैसे कि इनमें से कई लोग अपना जानों का बलिदान देने सेक्रीफाइस हो गए हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए, सोवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क भी है और एक प्राउड का वर्क भी है। और जिसके लिए वो लोग अपनी जानें भी दे देते हैं। हम लोग यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं और वो लोग हमारे लिए ही वहाँ पे युद्ध किया करते हैं, या फिर जो पीस जो होता है माहौल तैयार करना, उसके लिए वो अपनी जानें भी दे देते हैं। तो ये सारी चीजें करने से एक ये ट्रिब्यूट होगा उनके लिए और बहुत ही अच्छा कार्य होगा। द्वीपों का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और मानद कैप्टन तत्कालीन लॉन्स नायक करम सिंह, नायक जदुनाथ सिंह आदि के नाम पर रखा गया है। तो इनमें से इन नामों को आप याद रखिएगा। हो सकता है पूछ लें कि किनके नामों पे आइसलैंड का नाम रखा गया है, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि जो रॉस द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार का जो रॉस द्वीप समूह है, उसको ही 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से चेंज किया गया है। ठीक है, और उसी टाइम पे उसी के साथ नील द्वीप को नाम दिया गया शहीद द्वीप। और उसके बाद हैवलॉक जो द्वीप था, यानी हैवलॉक जो आइसलैंड था, उसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो आप इनके बारे में भी याद रखिएगा कि जैसे जो रॉस द्वीप है, जो रॉस है, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद जो जो नील द्वीप है उसका नाम बदलकर कर दिया गया
आपका शहीद द्वीप, आपका शहीद आइलैंड कर दिया गया। उसके बाद जो आपका हैवलॉक है, हैवलॉक जो आइलैंड है, उसका नाम बदल कर दिया गया आपका स्वराज। तो इनका नाम, जो आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा कि कभी कभार एग्जाम में मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि रॉस को क्या किया गया है और नाइल को क्या किया गया है, नील को क्या किया गया है, और उसके बाद हैवलॉक का क्या नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसमें आपको एरो करके, या फिर जैसे कि एक आध फर्स्ट होगा कि थर्ड होगा कि क्या होगा, जैसे आपका एक तरफ आइसलैंड का नाम दे देंगे, एक तरफ जो नया नाम दिया गया है वो दे देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके। तो आप इनको याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे। तो इनके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha Division, Bengal Province, to प्रभावती दत्त बोस एंड जानकी नाथ बोस। तो इनका जन्म, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा डिवीजन में, बंगाल प्रांत में, प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के यहाँ पे हुआ था। तो आप इनको याद रखिएगा। और अगर उनके बारे में बात करें तो 1919 में उन्होंने आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किया था, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद ही रिजाइन दे दिया था। तो आप इनके बारे में भी याद रखिएगा कि इन्होंने कब अपना आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाला, तो वो 1919 में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। उसके बाद रिजाइन भी जल्दी ही दे दिया था। और उसके बाद बात करें तो इनके जो स्पिरिचुअल गुरु थे, यानी कि जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, वो स्वामी विवेकानंद जी थे। और उसके बाद अगर इनके पॉलिटिकल गुरु की बात करें तो गुरु चित्तरंजन दास थे। तो इनमें ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे। तो स्पिरिचुअल गुरु में चित्तरंजन दास का भी नाम दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि गुरु तो इनके ये भी थे लेकिन ये पॉलिटिकल गुरु थे। तो आप इनको याद रखिएगा कि ये पॉलिटिकल थे, चित्तरंजन दास जो थे वो पॉलिटिकल थे, और जो आध्यात्मिक थे यानी स्पिरिचुअल गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है। अब कांग्रेस के साथ इनका क्या संबंध था, कैसे जुड़ाव था, ये चलिए देखते हैं। ही स्टूड फॉर अनक्वालिफाइड स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस, एंड अपोज द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट विच स्पोक फॉर डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया। वह अयोग्य स्वराज स्वतंत्रता के लिए खड़े थे और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। इन्होंने मोतीलाल नेहरू का विरोध किया जिसमें भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति की बात की गई थी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इनमें और क्या क्या चीजें इन्होंने की और किस तरीके से ये कांग्रेस से संबंध था इनका, ये सारी चीजें बताई जा रही है। तो उसमें एक और कड़ी है जिसमें बताया जा रहा है, ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। जो नमक सत्याग्रह था उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया 1930 के। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो सस्पेंशन था यानी निलंबन था, और 1931 में जो गांधी इरविन समझौता था यानी गांधी इरविन पैक्ट था, उसके हस्ताक्षर का जोरदार विरोध किया, यानी उसके अपोज में थे ये। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद बात करें 1930 में, 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एमएन रॉय के साथ कांग्रेस में वामपंथी राजनीति के निकटता से जुड़े हुए थे, यानी जो लेफ्ट पॉलिटिक्स थी एमएन रॉय और जवाहरलाल नेहरू की, उसके साथ भी ये जुड़े हुए थे। और बोस ने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीता। तो ये भी आप याद रखिएगा। 1938 के बाद 1939 की बात करें, जो त्रिपुरी अधिवेशन था, उसमें जो गांधी जी के उम्मीदवार थे, गांधी जी के तरफ से जो खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा के जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव, जो कांग्रेस के राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसको अध्यक्ष भी समझ सकते हैं, उन्होंने जीता। लेकिन गांधी जी के वैचारिक मतभेद के कारण, यानी कि जो उनमें एक थॉट का जो होता है, लोगों का थॉट अलग अलग होता है ना, तो जो वैचारिक मतभेद थे, जैसे कि हमारे विचार हो सकता है आपसे ना मिले, आपके विचार हमसे ना मिले, तो वैसे ही उस टाइम पे गांधी जी के विचार उनसे नहीं मिल रहे थे, उनके विचार गांधी जी से नहीं मिल रहे थे। तो इसी मतभेद के कारण उन्होंने रिजाइन दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। जब वो हट गए अपने प्लेस से तो अपॉइंट किया गया राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। अब बात करें कि इन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ दिया उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, द फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना की। जो इन्होंने पार्टी बनाई उसका उद्देश्य यह था कि उनका जो होम स्टेट था बंगाल, उसमें राजनीति में यानी पॉलिटिकल लेफ्ट एंड मेजर सपोर्ट बेस यानी और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। तो इनका उद्देश्य यह था।
उसके बाद अगर भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, जुलाई 1943 में 1943 में वे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं जर्मनी से जो सिंगापुर है वहां पे पहुंचे, जिसपे जापान का नियंत्रण था यानी जापान का कंट्रोल था। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध आह्वान किया, दिल्ली चलो। वहीं से उन्होंने ये कॉल अपना इशू किया, दिल्ली चलो, ठीक है। और 21 अक्टूबर 1943 यानी कि 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की घोषणा की। तो आप ये याद रखिएगा कि 21 अक्टूबर 1943 को ये घोषणा की थी इन्होंने। अब बात करें जो आईएनए का फर्स्ट फॉर्मेशन था वो किसके अंडर में हुआ था। जो पहला गठन था आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का, तो उसको मोहन सिंह ने गठित किया था और उसके साथ जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा भी शामिल थे। इसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदी भी शामिल थे, जिन्होंने मलायन, वर्तमान मलेशिया, जो मलायन है, मलायन उसे कहते हैं मलेशिया, ठीक है। जो मलायन प्रायद्वीप होता है उसे ही मलायन कहा गया था, वर्तमान में उसे मलेशिया के नाम से जानते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जिन्हें मलायन यानी वर्तमान मलेशिया अभियान और सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आईएनए की बात करें तो आईएनए में सिंगापुर से युद्ध के भारतीय कैदी और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय नागरिक जो इंडियन पीपल्स थे, दोनों शामिल थे। जो सिंगापुर से युद्ध के भारतीय कैदी जो वहां पे प्रिजनर्स थे, इंडियन प्रिजनर्स थे सिंगापुर में, वो, और जो भारत की जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उसमें जो भारतीय नागरिक थे, जो इंडियन सिविलियंस थे, वो भी शामिल थे। इनकी संख्या बढ़कर 50,000 यानी 50,000 हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे इस आर्मी ने अपना कार्य किया था। आईएनए ने 1944 में इम्फाल और वर्मा में भारत की सीमाओं पर जो इंडियन बॉर्डर है उसके अंदर जो सहयोगी सेनाएं थी उनसे लड़ाई लड़ी। तो आप इनको भी याद रखिएगा कि इम्फाल और वर्मा में भारतीय सीमाओं पे इन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद नवंबर 1945 में यानी कि नवंबर 1945 में आईएनए के लोगों को मुकदमे में डालने के लिए एक ब्रिटिश कदम ने तुरंत पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों को छेड़ दिया। जब भी ब्रिटिश सेनाओं के ऊपर कोई हावी होने लगता था भारतीय सेना में या फिर के लोगों में, तो वो तुरंत उसको दबाने के लिए लग जाते थे। जैसे कोई भी आंदोलन शुरू हुआ उसको कुचलने के लिए कुछ ना कुछ वो अपना एक्ट ले आते थे, पैक ले आते थे, या फिर उनको जेल में डालने का कुछ ना कुछ करते थे। जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में आप जानते होंगे। तो उसी तरीके से जब नवंबर 1945 में आईएनए एक बड़े तौर पे उभरने लगा था, वो आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो ब्रिटिश सरकार में रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत बड़े कदम उठाने लगे कि किस तरीके से इनको दबाया जा सके। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि 1945 में ऐसा करना शुरू कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ इस पे एमसीक्यूज हैं, उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुलबख्श सिंह ढिल्लों को किसके रूप में याद किया जाता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है लीडर ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। और दूसरा ऑप्शन है मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, यानी 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में। मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में। ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी के रूप में। तो इनमें से जो शहनवाज खान है और प्रेम कुमार सहगल हैं और गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं, उनको किस रूप में याद किया जाता है? कुछ टाइम देता हूं कि आप सोच लें और फिर बताएं। तो आपका जो राइट आंसर है तो वो है इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में, ठीक है। जो इंडियन नेशनल आर्मी के ये ऑफिसर्स के रूप में जाने जाते हैं, इनको याद किया जाता है। तो चलिए आइए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के दूसरे स्तर के कमांडर थे, सेकंड टियर कमांडर्स थे। वे 1945 में लाल किले पर अंग्रेजों द्वारा कोर्ट मार्शल प्रक्रिया से गुजरे। जो कोर्ट मार्शल प्रोसीजर था ब्रिटिश सरकार का, उससे ये गुजरे और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि भारत में व्यापक विरोध और अशांति के बाद इन्हें रिहा करना पड़ा, ठीक है। तो इन्हें रिहा कर दिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध किया गया, उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। तो आप इसको याद रखिएगा। उसी वजह से जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो उनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी और उनको जला दिया गया था, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो ये रीजन यही था क्योंकि सभी लोग व्यापक तौर पे उनका विरोध करने के लिए आ जाते थे और मजबूरन
ब्रिटिश सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ता था, उनको छोड़ देना होता था। तो इसी वजह से उनको नदी के किनारे फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को, और उनको जला दिया गया था, ऐसा भी सुनने में आता है। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना की थी? तो आपके सामने ऑप्शन है लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और वीडी सावरकर। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्री इंडियन लीजन की स्थापना की गई थी, ठीक है। और एक चीज इसमें और याद रखिएगा, जो ये इंडियन लीजन सेना है, जो ये फ्री इंडियन लीजन है, तो टाइगर इसको हम लोग टाइगर लीजन के नाम से भी जानते थे, यानी कि टाइगर सेना। अगर आपसे पूछ लिया जाए टाइगर सेना, या फिर आपसे पूछ लिया जाए लीजन, टाइगर लीजन सेना, तो ये सब चीजें पूछी जाए कि किसने स्थापित किया था, किसने स्थापना की थी, तो आप बताइएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो ये पराक्रम दिवस था, उसके वजह से हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, और जो भी वहां पे द्वीपों का नेम चेंज किया गया उसके बारे में हम लोगों ने सीखा, समझा, और कुछ इतिहास के पन्नों को भी हम लोगों ने टटोला। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही करंट न्यूज़ पे भी चर्चा करते रहेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी आगे समझते रहेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।